नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर अनूप पटेल, न्याय का प्रहरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। हम विभिन्न मौकों पर कुछ खास मुद्दों पर कुछ खास हस्तियों से लगातार बातचीत किए हैं और इंटरव्यू करते आ रहे हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में जिग्नेश भाई कालावड़िया मौजूद है। जिग्नेश भाई कालावड़िया गुजरात में मीडिया में एक बड़ा नाम है। गुजरात में चक्रवात मीडिया ग्रुप के आप मैनेजिंग एडिटर हैं। साथ में आप शुरू से क्रांतिकारी रहे हैं, छात्र आंदोलन में आपकी सहभागिता रही है। और इनके बारे में एक चीज और महत्वपूर्ण है कि भगत सिंह को, जो हमारे क्रांतिकारी एक आइकॉन है, उनको भारत रत्न दिलाने के लिए साइकिल यात्रा सोमनाथ से लेकर दिल्ली तक एक साइकिल यात्रा 2200 किलोमीटर की किया और उस पर यह मांग किया कि हमारे जो आइकॉन है, हमारे यूथ आइकॉन है, हमारे क्रांतिकारी आइकॉन है, भगत सिंह को भारत रत्न दिया जाए। इसी के साथ साथ कालावड़िया जी वहां पे जब पाटीदार अनामत आंदोलन रहा तो उस पे भी उनकी सहभागिता रही। और उसके बाद पाटीदार अनामत आंदोलन के बाद पाटीदार समाज में भी काफी कुछ बदलाव आए और उसका नतीजा हमने ये देखा कि उस समय जब आंदोलन चल रहा था तो उसके प्रभाव के चलते जो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, दैट टाइम शी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, और उनको उस पद से हटना पड़ा था। लेकिन उसके बाद काफी कुछ बदलाव आए हैं राजनीतिक और आर्थिक रूप में, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हाल में ही जिग्नेश भाई ने एक संगठन बनाया, अंतरराष्ट्रीय कुर्मी सेना 2025 में। उसको लेके हम बात करेंगे किस तरीके से ये काम करेगी। और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना किया, तो उसके बाद सरदार पटेल की महत्ता गुजरात में कितनी बड़ी है या घटी है, या राष्ट्रीय परिदृश्य में सरदार पटेल की महत्ता कितनी बढ़ पाई है, इन सब पे बात करने के लिए हमारे बीच जिग्नेश भाई कालावड़िया मौजूद है। आपका खैर मकदम स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप पटेल साहब, आपने हमें आमंत्रित किया और हमें मौका मिला अपने समग्र उत्तर प्रदेश की जनता के साथ रूबरू होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जिग्नेश भाई, आप के बारे में जो मुझे जानकारी हुई, मैंने ब्रीफ किया, तो छात्र आंदोलन से ही लगातार आप जो है क्रांतिकारी विचारों के रहे हैं। उस पर उसके बाद जो आपने भगत सिंह क्रांति दल के माध्यम से ये पूरी एक मुहिम चलाई, और फिर इसके बाद आप मीडिया कम्युनिटी पे आते हैं, मीडिया समुदाय पे आते हैं। उस पर मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी डॉक्टर साहब, मेरा पहले से रुझान रहा था कि मैं देश में जो परिस्थितियाँ है, जो यहाँ किसान और मजदूरों की परिस्थिति है, उसमें कुछ बदलाव के लिए काम करूं। तो शुरुआती दौर में इस विचारधारा को लेकर हमने जो छात्र एक्टिविटी है, जो छात्रों के लिए जो मूवमेंट चलती है, वो मूवमेंट में हम शामिल हुए और गुजरात की भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, वहाँ के जब छात्र संघ के चुनाव आते थे उसमें हमारी सहभागिता रहती थी और हमारी विचारधारा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम में अपना पैर जमाए, इसके लिए हम काम करते थे। तो शुरुआत से ही हम हमारा विचार है वो बिल्कुल प्रचलित जो सिस्टम है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उसमें हम बदलाव के हिमायती थे और उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े हैं। क्योंकि हमारे पर पहले से ही शहीद भगत सिंह, जो हमारे शहीद आजम है, जिन्होंने देश के युवाओं को एक राह दिखाई थी आज़ादी के आंदोलन में, उसका गहरा असर रहा था और उसकी विचारधारा को लेकर हमने अपने जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय किया था। जी। फिर इसके बाद आप जो है लगातार सामाजिक मुहिम पे शामिल रहे। इसके बाद आप वर्तमान में आप चक्रवात मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर हैं। तो जैसा कि मुझे भी जानकारी है कि इस समय परिचय का मोहताज नहीं है चक्रवात मीडिया ग्रुप। तो इस समय जो है गुजरात में जो गुजराती मीडिया, गुजराती भाषा का मीडिया है, उसकी क्या स्थिति है, और फिलहाल जो कारपोरेट मीडिया जिस तरीके से एक दबाव आ रहा है, उसके बीच आप जैसे लोग, इंडिपेंडेंट लोग, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस क्या क्या समस्याएं आ रही अभी देश के अंदर प्रिंट मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, ये पूरा मीडिया 3 भागों में बट चुका है। हम्म, तो प्रिंट मीडिया की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियां आई या जो बड़ी कंपनियां आई, जो अदानी अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट समूह है, हम्म, या कुछ 3-4 पीढ़ी से चलने वाले जो अखबार है, जो right, अभी बड़े बड़े कॉरपोरेट समूह में तब्दील हो चुके हैं, हम्म, ऐसे लोग ही अभी प्रिंट मीडिया में अपनी ज्यादा पेठ बना पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी के जो छोटे मोटे अखबार थे, जो हम्म, स्थानीय अखबार थे, खास करके जो जिले से right, ताल्लुकात रखते थे, हम्म, या कुछ 2-3 जिलों का जो समूह होता था, उसमें जो रीजन के जो अखबार थे, वो अखबार अभी सरकार की पॉलिसियों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से वो दम तोड़ देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हम्म, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है, जो केंद्र सरकार खासकर, हम्म, और सभी राज्य सरकारें भी इसमें आ जाती है, वो कॉरपोरेट मीडिया को ज्यादा महत्व देते हैं, और जो लघु अखबार है, हम्म, जो स्थानीय अखबार है, जो जिला स्तर के दैनिक अखबार है, हम्म, उस पर उसका रुझान कम दिखाई दे रहा है। कम दिखाई दे रहा है। और ये समस्या सिर्फ गुजरात की नहीं है, हर जगह पे जो लोकल लेवल पे न्यूज चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर हैं वो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अ, इसी के साथ साथ आप ऑल इंडिया जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन काउंसिल के भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसका कई राज्यों में जो है संगठन है, ये किस तरीके से काम कर रहा है और कितना प्रभावी है, मैं इस पर भी चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें। डॉक्टर साहब, हमारा जो लोकतंत्र है वो 4 स्तंभों पर खड़ा है। हम्म, उसमें जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है, जो उसको हम चौथी जागीर भी कहते हाँ, हैं। लेकिन आजकल के दौर में आप देखते हैं कि समग्र देश के अंदर मीडिया की स्थिति काफी कमजोर हो रही है। हम्म, ये जो चौथा स्तंभ है वो लड़खड़ाने लगा है। राइट, तो हमने तय किया, हम्म, सभी पत्रकार साथी पूरे देश से हमारे संपर्क में थे, राइट, तो 2015 में हमने गुजरात में एक बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसमें देश भर के पत्रकार उपस्थित थे, और सभी ने मिलकर ये तय किया कि इस देश में पत्रकार तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके लिए कोई चौकस एक्ट बनेगा, कोई कायदा बनेगा। राइट, जिस राइट, तरह डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट राइट, है, राइट, हाँ, जिस तरह वकीलों के वकीलों के प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बन चुका है, हाँ, तो पत्रकार तो आप जानते हैं कि उसका जो पूरा प्रोफेशन है वो काफी रिस्की है। रिस्क है, राइट, वो अपने जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं, हम्म, और खासकर आर्थिक तौर पे भी उसको इतना वो नहीं मिल रहा है मुआवजा जो उसको राइट, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, तो हमने ये तय किया सभी ने मिलकर कि इस देश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए, क्योंकि तभी पत्रकार है वो सच की हिमायत कर सकेगा, और राइट, सच की बात या लोगों की जन की बात वो कर सकता है। हम्म, अभी तो जो पत्रकार है वो सरकार या सरकार की जाहिरातों के चलते हुए और अपनी रोजगारी को देखते हुए चुप हो गया है। चुप हो गया, तो अगर पत्रकार को, सही पत्रकारिता को हमें आगे बढ़ाना है, तो पत्र इस देश में पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता, और जो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें ये अति महत्वपूर्ण बात भी है कि हम्म, पत्रकार सुरक्षित हो। पत्रकार सुरक्षित क्योंकि हो, इस देश राइट, में पत्रकार शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, हम्म, उस पर फर्जी केस, फर्जी मुकदमे दायर हो रहे हैं, और पत्रकार को रोकने का, सच बात कहने का जो उसका प्रयास है उसको बाधित जी, करने जी, के जी, भी प्रयास हो रहे हैं। इसके सामने हम ये पूरी मूवमेंट, पूरा अभियान देश भर में बिल्कुल। चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कलवाड़िया साहब, एक जर्नलिस्ट को ने जो है ब्रेकिंग न्यूज दिया था, तो उसको एक ठेकेदार ने मार दिया है। उड़ीसा में ये घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में घटना हुई है, और मैं कोरोना का टाइम याद करता हूँ कि उस समय जो पत्रकार भाई लोग कोरोना से पीड़ित हुए और काल के गाल में समा गए, उस समय ये एक बड़ा सवाल निकला था कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी कुछ इस तरीके के प्रावधान किए जाए। उसको लेके एक मुहिम चली थी, उस मुहिम का क्या हुआ? क्या उसके बाद कुछ चीजें सरकार के द्वारा जो आप मुहिम चला रहे हैं उस पे सरकार ने कभी कंसर्न दिखाया है कि अभी तक वैसे ही है? आप जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि पत्रकारों पर हमले या पत्रकार की हत्या, ये अभी अपने देश में आम बात बन चुकी है। हाँ, अभी 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे गुजरात के राजकोट में एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट को लेकर बवाल हुआ, और उसको सराजाहिर चाकू से उसको
मौत के घाट उतार दिया गया। ये 2 दिन पहले की राजकोट की, गुजरात की घटना है। तो ऐसी वारदातें पूरे देश में लगातार हो रही है। कुछ वारदातें वो लोगों के सामने आती, कुछ वहीं दम तोड़ देती है। वो मालूम भी नहीं पड़ता कि ये पत्रकार की हत्या हो गई या पत्रकार प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमने बहुत प्रयास हमने किए। छत्तीसगढ़ में हमने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पत्रकार तो प्रताड़ित थे, क्योंकि वहाँ नेक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है। तो नेक्सलाइट की ओर से और प्रशासन की ओर से, दोनों के बीच पत्रकार सैंडविच हो रहे थे। यस। और काफी पत्रकारों की आज से 10 साल पहले हत्या हो चुकी थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये पत्रकार सुरक्षा कानून का अभियान चलाया और छत्तीसगढ़ में हमने पूरा अपना फोकस किया था। लगातार 4-5 साल हमने वहाँ आंदोलन किया। प्रमुखता से हमने जेल भरो आंदोलन भी किया, रैलियां निकाली, धरना प्रदर्शन किया। तब जाके पिछली भूपेश बघेल सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वहाँ विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा बिल पास किया और वहाँ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ। जी। जैसे कि आप कह रहे हो, पूरी देश को और दुनिया को पता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन एक खास वर्ड इजाद हुआ है बीच में, गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया अंग्रेजी में उसे लैपटॉप बोलते हैं। तो ये आप जिस आप भी रूबरू हुई है कि किस तरीके से भाई पत्रकार और मीडिया का काम हमेशा एक विपक्षी धर्म को निभाने का था। क्या वो जो कर्तव्य था, वो कर्तव्य डाइल्यूट हुआ है? क्या वो चीज जो सरकार को हमेशा आगाह करना चाहिए, सरकार के सामने जनता के सवाल रखने चाहिए, और ये सिर्फ गुजरात का मसला नहीं, पूरे देश का मसला है, उस उसको आप कैसे देखते हैं? ये गोदी मीडिया के नरेटिव को कैसे देखते हैं? क्या ये नरेटिव ठीक है या ठीक नहीं है? और किस तरीके से आज के समय में ये गोदी मीडिया के तहत जो पत्रकार काम कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र पे क्या असर पड़ रहा है? भैया, पहले पत्रकारिता पेशा नहीं था। हाँ। वो एक सेवा का माध्यम था। हाँ। वो एक मिशन था। हाँ। आज के दौर में पत्रकार है वो कभी पेशा बन चुका है, कमीशन का माध्यम बन चुका है। हाँ। और जो कुछ लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने ये जो कॉरपोरेट मीडिया के माध्यम से जो पत्रकारिता है उसको डाइवर्ट कर दिया है। डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने ये जो न्यूज़ चैनल है उसको अभी न्यूज़ चैनल नहीं रहने दिए, वो प्रोपेगेंडा चैनल बन गए। जो पार्टियों का जो मैनिफेस्टो होता है, वो उसका जो एजेंडा है, वो एजेंडा लोगों तक पहुंचाने का ये सब माध्यम बन चुके हैं। इसको हम पत्रकार अब बोल भी नहीं सकते। मैं राइट। पिछले 2 दशक से पत्रकारिता में हूँ। हाँ। सिद्धांत और निष्ठा के साथ पत्रकारिता की है। तो मुझे दुख हो रहा है कि मैं ऐसे लोगों को, मैं पत्रकार मेरा भाई कैसे मान लूं कि जो लोगों को रात दिन गुमराह करने के बारे में ही सोचते हैं और ऐसे ही प्रोग्राम चलाते हैं, जो देश के अंदर जो विभाजन को प्रेरित करते हैं, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहचानने का जो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, ये सब जो पत्रकार है वो पत्रकारित्व की आड़ में सब अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सब ये करोड़पति खरबपति बन चुके हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये भी देश की जनता को सोचना चाहिए। ये जो वैभवी लाइफस्टाइल जीते हैं हमारे जैसे पत्रकार जो मेहनत कस है, राइट राइट वो राइट उसकी स्थिति को देखे। और ये सब जो राइट जो हम गोदी मीडिया बोल रहे हैं या इसको जो भी नाम दिया जाए, हम्म। देश में गोदी मीडिया प्रचलित हो चुका है। हाँ। हाँ। बाकी ये सब पत्रकारिता के आड़ में जी। प्रोपेगेंडा चलाने का माध्यम बन चुका है और ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय। चिंता का विषय है। गुजरात की ही हम बात करें, गुजरात में 2015 में एक पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ और उसका असर सिर्फ गुजरात में नहीं पड़ा, उसके साथ पूरे देश में पड़ा। इसलिए पड़ा क्योंकि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी गुजरात से आते हैं। और उस आंदोलन का असर ये हुआ था कि इस समय जो वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की, उनको कुर्सी से हटना पड़ा था। तो मैं, आप भी पाटीदार समुदाय से संबंधित हैं, पाटीदार अनामत आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? और पाटीदार समुदाय जो हर तरीके से, उसके पास खेती किसानी है, व्यापार में हिस्सेदारी है, बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बाहर भी है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत पड़ी और ये आंदोलन हुआ क्यों? इस पे मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश करें। डॉक्टर साहब, इसके 2-4 अलग अलग पहलू है। हाँ। ये
आंदोलन था वो रातों रात खड़ा नहीं हुआ था। राइट। उसके पीछे लगातार छोटी मोटी बैठकें, मीटिंग चलती रही थी। और गुजरात का जो पाटीदार समुदाय उसके अंदर एक भावना थी कि उसका ब्यूरोक्रेसी में न्यूनतम प्रमाण है, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। कम है। तो उसके अंदर एक भूख भी जगी थी। हम्म। और इसके लिए उन्होंने जो पाटीदार आंदोलन के जो प्रमुख जो सब भूमिका में थे, उन्होंने सोचा था कि अगर हमारा समुदाय ओबीसी में उसको सम्मिलित किया जाए तो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ सकता है, उसका प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। राइट। और पूरा गुजरात का 100% पाटीदार समुदाय सुखी संपन्न नहीं है डॉक्टर साहब। जी, ये एक जी। मान्यता हो चुकी है कि पाटीदार गुजरात का हाँ, बहुत हाँ। सुखी संपन्न है। राइट, राइट। लेकिन अभी भी पाटीदार समूह के कई लोग, लाखों लोग गांवों में बस रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं। और खेतीबाड़ी आजकल के समय में कोई नफों का वो व्यापार नहीं है, नहीं, वो राइट। घाटे का व्यापार है। राइट। तो सभी की हालत ऐसी नहीं है जो इसकी दिखाई जा रही थी। तो उसको भी जरूरत है, वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से तो पिछड़ा ही है। जी, जी। ऐसे नहीं है कि वो उसको गुजरात में जनरल कास्ट में उसको रखा गया है। लेकिन जो उसकी हकीकत है, जो जमीनी हकीकत यह है कि वो भी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ ही था। पिछड़ा। हमारी पिछली पीढ़ियां सब अनपढ़ थी, सब अनपढ़ थे, खेती किसानी खेती से ही। किसानी करती थी, खेती की मजदूरी परसेवा मजदूरी। बहाती थी। जी, जी। हाँ। तो आंदोलन हुआ, आंदोलन में कई जो है आंदोलनकारी मारे गए थे उस समय, और बहुत लोगों को जेल भी हुई थी। और मैं उस समय जब आंदोलन हुआ था तो मैंने कवर किया था उस पूरे जो है मूवमेंट को। उसके बाद उस आंदोलन के कुछ चेहरे, कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ आम आदमी पार्टी में चले गए। तो एक पॉलिटिकल फलसफा है, उस पे जाते। इस आंदोलन का समाज के ऊपर क्या असर पड़ा है? मैं वही बात रखना चाहता हूँ हम्म। डॉक्टर साहब। हम्म। उसको गुजरात में जो पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ, हाँ। उस वो पाटीदार समुदाय की डिमांड थी, ओबीसी की। राइट। लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया गया। और हम्म। पाटीदार आंदोलन के जो प्रमुख चेहरे थे इन सबको मैनेज कर लिया गया। हम्म। और ये जो पॉलिटिकल एक दूसरे को जो खत्म करने की बात होती है, राजकीय रूप से जो खत्म करने की बात है, उसका ये टूल बन गया, उसका एक वो बन गया हथियार। हम्म। और गुजरात में सभी को मालूम है कि दो गुट चल रहे हैं बीजेपी में, एक अमित शाह जी का गुट है, एक आनंदीबेन पटेल का गुट था। हम्म। तो ये फिर आनंदीबेन पटेल को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया। आनंदीबेन अच्छी तरह से गुजरात का शासन कर रही थी, कोई कमी नहीं थी इसमें। तो बहुत प्रभावी स्तर पर उसका कामकाज था। फिर भी ये आंदोलन को सामने रखकर, और आंदोलन के माध्यम से ही हम कह सकते हैं, उसको हटाने का काम किया गया। एक पूरा और प्लान के तहत हाँ, उनको तो हटाया उसका गया। पाटीदार समुदाय को आज भी उसका नुकसान अभी हम उसका भरपाई नहीं हो कर भरपाई सके हैं। नहीं और हो पाई। पाटीदार समुदाय को हाँ। ये राजकीय रूप से ये आंदोलन पीछे ले गया। लेकिन इसका ये पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनसे पाटीदार समुदाय में एक सामाजिक चेतना का निर्माण हुआ। पाटीदार समुदाय एक साथ खड़ा हुआ, सभी आपसी मतभेदों को भुलाकर, ये हमारे यहाँ लेवा कड़वा का जो पेटा जातिवाद था उसको भुलाकर पाटीदार समुदाय एक हुआ। और आज एक आवाज में वो अभी अपना मूवमेंट में आगे बढ़ रहा है। पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ, उस पर एक प्रमुख चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुआ, हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल चेहरा बने। इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, उनको गुजरात निकाला भी किया गया, बाहर भी रहे, निर्वासित रहे। और फिर इसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन किए, और कुछ दिनों पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। इस समय वर्तमान में वो विधायक है। वो अनामत आंदोलन को लेके उपलब्धि बताते हैं कि उस आंदोलन की वजह से जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, ईडब्ल्यूएस का कोटा उस आंदोलन से मिला है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मेरी हिसाब से वो सिर्फ दिखाने की उपलब्धि है। जी। क्योंकि आंदोलन का असली मकसद था, और जिस चीज को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था, वो पाटीदार समुदाय को ओबीसी में ले जाने की बात थी। जी, जो उसका अधिकार है, वो उसका हक है। हम्म। तो ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल लोगों ने इसको डाइवर्ट कर दिया। अगर पाटीदार समुदाय को ओबीसी में सम्मिलित किया गया होता तो आज उसको जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें उसका प्रतिनिधित्व कई गुना बढ़ सकता था। था। जो जो उसके लिए वो हकदार है।
अच्छा, आप जब ये कह रहे हैं कि पाटीदार को ओबीसी के कैटेगरी में शामिल करना चाहिए, तो जो मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन के कुछ क्राइटेरिया थे जिस वजह से ओबीसी वर्ग में कुछ जातियों को रखा गया है। जो जातियां आर्थिक रूप से पहले सबल थी और ये औद्योगिकीकरण से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के चलते जो है उस पे इन समुदायों पे असर पड़ा, तो जिससे इनके बीच भी जो है गरीबी और बेरोजगारी आई। लेकिन जो मंडल कमीशन का क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से जो ओबीसी की जातियां जो है आ रही हैं, और आप लोग फिर से मांग रहे हैं, और सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मराठा भी मांग रहा है ओबीसी का आरक्षण, उधर कापू भी मांग रहा है आरक्षण, कम्मा भी आरक्षण मिल रहा है, जाट आंदोलन हुआ, तो सबको ओबीसी का आरक्षण चाहिए। तो लेकिन उसकी जो सीलिंग है, अभी 27% आरक्षण मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, आप ये जानिए कि बिना कोई आंदोलन के मिल गया। तो भाई, जब अगर आप ओबीसी की मांग कर रहे हैं आरक्षण की, तो फिर ये कोटे की भी बात करिए कि जो ये सीलिंग है, ये सीलिंग नहीं हटेगी और आप इस पे आएंगे, तो जो पहले से जो ओबीसी है आपको क्यों आने देगा? भैया ये बात जरूरी है। जिसकी जितनी वस्ती होती है, जितनी जी। जितनी पॉपुलेशन होती है, उसका उसको हर एक चीज में हाँ। रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसलिए ही रिजर्वेशन की मांग हो रही है। हम्म। तो इसमें इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, उसमें क्या संशोधन आप इस करके बात से सहमत हैं कि जो संशोधन करके सीलिंग है दायरा उसको बढ़ाया हटा जा सकता हटा है। हाँ, सीलिंग हटा हटा के, सीलिंग और सीलिंग हटा जिसकी जो के कर जितनी सकते हैं हम। जितनी संख्या उसे जिसकी जितनी संख्या है उसका उसको प्रतिनिधित्व दिया मिलना जाए। ही चाहिए, तभी जाकर लोकतंत्र है वो टिक पाएगा। बाकी राइट। ये सभी के मन में असंतोष की भावना रहेगी जी कि जी। हमें अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, लोकतंत्र हमारे लिए ठीक काम नहीं हाँ, कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपकी यात्रा छात्र आंदोलन से होते हुए, भगत सिंह क्रांति दल होते हुए, आप 2025 में अंतर्राष्ट्रीय कुर्मी सेना की स्थापना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुर्मी सेना की जरूरत क्यों पड़ी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? डॉक्टर साहब, मैंने पूरे 2 दशक के अपने पब्लिक लाइफ में देखा जी कि इस देश में जाति ही आखिरी सत्य है, परम जी सत्य है। जी और अपने समाज को साथ लिए बगैर जी। हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। राइट। हम जो हमारी चाह है, मैंने शुरुआत में ही बताया कि हाँ। विद्यार्थी काल से, स्टूडेंट लाइफ से मेरी ये इच्छा रही कि मैं देश की परिस्थितियों में, किसानों की परिस्थितियों में, मजदूरों की परिस्थितियों में कुछ बदलाव ला सकूं, उसके लिए बेहतर जिंदगी की तलाश कर सकूं। राइट। तो 2 दशक की पब्लिक लाइफ में मुझे ये अनुभव से मुझे मेरा ये ज्ञान में बढ़ोतरी हुई कि अभी समाज पर काम करना बहुत जरूरी है। और अपना समाज इतना बड़ा पूरे देश में फैला हुआ है। जब मैं ये हमारी जो पत्रकारों के एक्टिविटी के चलते पूरे देश में घूमा, तो मुझे मालूम हुआ कि अपना कुर्मी पटेल समुदाय राइट। पूरे देश में बसता है, हर एक राज्य में उसका पॉपुलेशन है। जी जी। और किसानी के साथ जुड़ा हुआ अपना ये समुदाय, काफी संभावनाएं उसमें पड़ी हुई है। तो राइट। क्यों न सामाजिक एकता के लिए काम किया जाए। और देश में 30-35 करोड़ से जो ज्यादा आबादी है, राइट। जो मूल रूप से किसान है, ऐसे हमारे कुर्मी पटेल समुदाय को, जो अपनी एक ही जाति है, जी उसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जी यहाँ आपके यहाँ कुर्मी कहते हैं, हमारे यहाँ कनबी कहते हैं, महाराष्ट्र में कुनबी कहते हैं, हाँ। झारखंड एमपी में में कुड़मी पाटीदार बोलते हैं। कहते हैं, हाँ। झारखंड में कुणबी बोलते हैं। लेकिन हाँ। वो तो भाषा बार गावे बोली बदला है। हमारे राइट गुजराती में राइट कहावत है राइट। कि आप तो थोड़ा डिस्टेंस तय करोगे तो आपकी भाषा में चेंज हो। तो ये भाषा का वो फर्क है, बाकी जाति एक है। हाँ, पेशा ये एक है, ब्लड एक ही किसानी है। एक है। हाँ, डीएनए एक है, ब्लड एक है। राइट तो राइट। हमारे भाई जो अलग अलग बिखर चुके हैं, उसको एक माला में हाँ। परोया जाए और सभी को, सभी की उन्नति के लिए कार्य किया जाए और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण की भूमिका तय किया जाए। जी। इसी से संबंधित एक और सवाल है, मैं बस एक सवाल लूंगा कि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, कुर्मी समाज की, इसको लेके यहाँ पे विभिन्न संगठन है, मुझे लगता है कम से कम 30 संगठन होंगे। और सिर्फ कुर्मी की बात नहीं, किसी भी समाज में इस तरीके के संगठन बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब समाज को जरूरत होती है, कोई घटना हो जाती है, तो ये संगठन कहीं नजर नहीं आते हैं। तो आपके सामने इतना बड़ा चैलेंज है, उससे कैसे पार पाएंगे? डॉक्टर साहब, मेरा ये अनुभव रहा है, पत्रकारिता का भी अनुभव रहा है और छात्र जीवन से लेकर मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। हाँ। तो समाज के लिए जो काम करना चाहते हो, भावनाओं से ज्यादा काम करते हैं, राइट राइट इमोशन से कर रहे हैं। लेकिन अभी इमोशन के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। राइट। हमें ऐसी अपने आप में ऐसी विंग तैयार करनी पड़ेगी कि जो जिसमें एक्सपर्ट लोग हो, अलग अलग क्षेत्र में काम करें। एग्जाम्पल फॉर जो हमारे लीगल एडवोकेट से
तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने भाई है, एडवोकेट भाई, तो उन जी। सबको साथ लेकर एक लीगल सेल तैयार किया जाए जो जिला तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक काम करे। उसी तरह अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र में किसान है तो किसानी के लिए एक्सपर्ट लोगों का मंच तैयार किया जाए राइट। और एक दूसरे को सहयोग करें। जी जी। जो अभी करियर को लेकर युवाओं में बहुत जरूरत है, रोजगारी राइट। बहुत बड़ा मुद्दा है। उसमें मदद कर सकते हाँ, हैं, उसमें गुजरात मदद कर सकते हैं, इंडस्ट्री गुजरात का हब इंडस्ट्री का हब है। है। जी जी। तो गुजरात में ऐसे ही काफी लोग आते हैं, हमारे कुर्मी भाई भी आ रहे हैं वहाँ, जी तो जी। उसके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो और हम उसकी अच्छी तरह से वहाँ उसकी जी, जिंदगी जी। बसर हो, ऐसा जी, प्रयास ये सबको मिलाकर हम ये प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास बात है कि हम ठीक कामयाब बात। रहेंगे। सरदार पटेल पूरे देश के आइकॉन हैं और साथ साथ जितना भी कुर्मी समाज है उन्हें उनका आइकॉन मानता है। सरदार पटेल जी को भारत रत्न जो समय देना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन आज की जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो एक तरीके से दावा ठोकती है कि हम सरदार पटेल की महत्ता को बढ़ाएं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हमने स्थापित किया है और निश्चित रूप से आज एक टूरिस्ट हब है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सरदार पटेल की महत्ता गुजरात में बढ़ी है या घटी है, या मैं पूरे देश की बात करूं तो उनके विचारों का प्रचार प्रसार हुआ भी है कि सिर्फ एक यूनिट स्टेच्यू बना के इतिश्री कर लिया गया? सरदार पटेल एक ऐसा विराट व्यक्तित्व है जिसका हम आकलन अपने काल में नहीं कर सके, राइट। क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। इस देश जो काफी रियासतों में बटा हुआ था उसको एक किया और देश के पहले गृह मंत्री होने के नाते, नायब बड़ा प्रधान होने के नाते देश में जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों में उन्होंने प्रमुखता से प्रखरता से काम करके देश को एकता की राह दिखाई। राइट। तो वो तो ऐसा महापुरुष है कि उसके विचारों का प्रचार प्रसार जितना किया जाए उतना कम है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि हम सिर्फ एक स्टेच्यू बनाने से उसके विचार जो उसके विचारधारा है सरदार पटेल ही उसको Right. लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए सरदार पटेल को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाना चाहिए, उसके प्रकल्प होने चाहिए अलग अलग, और सरदार पटेल कर साहित्य खास साहित्य बनाकर लोगों तक ले जाने की जरूरत है। तो उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टियां। नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, लेकिन एक दूसरा काम ये किया कि वहां जो सरदार पटेल जो स्टेडियम था, जहां जो उनके नाम का स्टेडियम था, बहुत बड़ा वहाँ स्टेडियम है हमारे गुजरात में, दुनिया का उसका नाम सबसे चेंज बड़ा कर दिया। अब जब मैच किसी भी, अभी वर्ल्ड कप का फाइनल था, किसी भी मैच होता है तो वहां बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम। राइट राइट। तो उसका वो माइलेज नरेंद्र भाई मोदी को मिलता है, पहले वो बोला जाता था सरदार पटेल। क्या इसको लेके तो समाज के अंदर रिएक्शन है? का नाम हटाकर अपना नाम डाल दिया नरेंद्र भाई ने। तो क्या कभी समाज ने ये मांग नहीं? समाज तो बार बार मांग उठा रहा है, इसके लिए काफी कुछ कार्यक्रम भी हो चुके हैं, काफी कुछ लोगों ने अपनी आवाज भी उठाई, लेकिन आवाज सुनता कौन है? आवाज सुनता कौन है? जिग्नेश भाई, आप इन सारे मुद्दों पे आपसे न्याय का प्रहरी ने बात किया और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं ऑल इंडिया जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन काउंसिल, इसके तहत जो पत्रकार बिरादरी है उसकी सुरक्षा के लिए आप लगातार काम करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि गुजरात के जो कुछ प्रमुख विषय होंगे उस पर लगातार हमें आपका साथ मिलता रहेगा और हम आगे भी आपके साथ संवाद करते रहेंगे। आप न्याय का प्रहरी न्यूज चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज, जीत सच की।